नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब एक वीडियो देखा गया YouTube पर कि जिसमें ये दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी जो हैं वो दिल्ली विधानसभा में अपनी सरकार के या अपनी ही तारीफों के पुल बांध रहे थे या अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे थे। वो गिना रहे थे कि ये रामराज स्थापित हो गया है दिल्ली में और दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा व्यवस्था और जो है कुछ मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, महिलाओं को मुफ्त यात्रा, कोई भूखा न रहे उसको राशन और तमाम तालियां जो है वो बजवा रहे थे। तो जो स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जा रही है तो हमको कई रिपोर्ट मिली है कि लोग सरकारी अस्पतालों में जाते हैं, दवाइयाँ उनको बाहर ही खरीदनी पड़ती है और ये लगभग ढोंग सा है, एक पाखंड सा है और हमारे गरीब और मजलूम किस्म के भारतीय भाई बहन के लिए केजरीवाल की स्वास्थ्य व्यवस्था से कोई राहत नहीं है, बल्कि जो है पहले की तरह जो है वो अभिशाप वो बना हुआ है। और जो मोहल्ला क्लिनिक खोले हुए हैं उनका भी लगभग यही हाल है और कोई भी जाकर के इसको देख सकता है। हद तो तब हो गई कि जब वो और उसके पाखंड की पराकाष्ठा या दुष्टता की पराकाष्ठा देखने को तब मिली जब वो कह रहा था कि दिल्ली में कोई भूखा न रहे। दिल्ली के आदरणीय भारतीय भाई बहन और पूरे देश के आदरणीय भारतीय भाई बहन ने स्पष्ट देखा होगा कि किस तरह से ये केजरीवाल कोरोना की अवधि में जो लॉकडाउन हो गया था और हमारे जो मजदूर भारतीय भाई बहन हैं जिनकी
रोजी रोटी बंद हो गई थी लॉकडाउन के चलते, तो उनका जीवन बचाने के लिए भोजन की व्यवस्था हेतु जो है केंद्र सरकार ने पैसे दिए थे राज्य सरकारों को, और उसी में से दिल्ली सरकार को भी लगभग 3,000 करोड़ रुपया इसको दिया गया था। उस 3,000 करोड़ रुपये को हड़पने के लिए यह गद्दार केजरीवाल हमारे उन मजदूर गरीब भारतीय भाई बहनों को दिल्ली से बाहर करने का कितना बड़ा षड्यंत्र इसने रचा। अपने एमएलए राघव चड्ढा के द्वारा, उसका जो एमएलए राघव चड्ढा है व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया के द्वारा यह अफवाह फैलाया कि उत्तर प्रदेश और बिहार के जो मजदूर हैं उनके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार और बिहार की सरकार ने आनंद विहार बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर बसें लगाई हैं, और उसमें बैठ करके ये उत्तर प्रदेश के और बिहार के मजदूर जो है अपने उत्तर प्रदेश और बिहार के गांव में जा सकते हैं। इस तरह की अफवाह जो है राघव चड्ढा जो उसका एमएलए था, व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया के द्वारा यह अफवाह फैलाया। पूरी अफरा तफरी पूरी जो है दिल्ली में इसको लेकर के अफरा तफरी मच गई, और उन मजदूर और लाचार गरीब माने भारतीय भाई बहनों को ये गद्दार केजरीवाल अपनी डीटीसी की बसों से आनंद विहार और गाजीपुर बॉर्डर में लाकर पटक दिया और इकट्ठा कर दिया। और उसी समय कोरोना का संक्रमण भी चल रहा था। ईश्वर का शुक्र मनाइए कि कोई ऐसी घटना नहीं हुई, नहीं तो यदि कोरोना का संक्रमण के शिकार हो गए होते हमारे वो मजदूर भारतीय भाई बहन उत्तर प्रदेश में रहने वाले और बिहार में रहने वाले, तो कितना बड़ा कहर बर्पा होता ये सहज में ही अंदाज लगाया जा सकता है। और इस प्रकार जो उसने झूठी अफवाह फैलाई अपने डीटीसी बसों के द्वारा उन मजदूर भारतीय भाई बहनों को लाकर के इकट्ठा कर दिया आनंद विहार और गाजीपुर बॉर्डर पर, यहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, वो तो झूठी अफवाह थी। और हमारे वो गरीब और मजदूर भारतीय भाई बहन जो कि लॉकडाउन के चलते आर्थिक रूप से विपन्न हो चुके थे, गरीब हो चुके थे और गरीब हो चुके थे, टूट चुके थे, वो उस विकट परिस्थितियों में हजारों किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर हो गए। और उसमें हमारी जो है गरीब बहु बेटियां और कुछ बहु बेटियां जो गर्भवती थीं, वो पैदल चलने के कारण उनकी मृत्यु भी हो गई। तो इतना बड़ा अपराधी, इतना बड़ा पापी ये केजरीवाल है और देश का गद्दार तो है ही। और वो विधानसभा में इस तरह का भाषण कर रहा था कि कोई भूखा न रहे, ये बोल करके तालियां बजवा रहा था। इसको समझने के लिए इसकी तुलना एक कोई फिल्मी गाना है, फिल्म में गाना है। अब वो किस फिल्म का है, अब ये मैंने वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। वो गाना ये है
उस गाने का एक अंतरा है, स्टैंजा या पद है जिसे कहते हैं कि जिनके जुर्म से दुखी है जनता हर बस्ती हर गांव में, जिनके जुर्म से दुखी है जनता हर बस्ती हर गांव में, दया धर्म की बात करें वो बैठी सजी सभाओं में। ठीक इसी तरह का और इससे हजारों गुना पाप जो है ये गद्दार केजरीवाल ने हमारे गरीब भारतीय भाई बहनों को उस कोरोना के अवधि में छल पूर्वक कपटपूर्ण तरीके से उनको संकट में डाला। और वो भाषण कर रहा है विधानसभा में कि कोई भूखा न रह जाए, सिर्फ जो है वो 3,000 करोड़ रुपया हड़पने के लिए। तो इसको समझ जाइए कि वो जो मैंने समझाने का जो प्रयास है, हालांकि वो फिल्मी गाना ही है, लेकिन फिल्मी गाने भी कभी कभी समाज की कड़ी सच्चाई को रखने की कोशिश करते हैं। तो वो है कि जिनके जुर्म से दुखी है जनता हर बस्ती हर गांव में, दया धर्म की बात करें वो बैठी सजी सभाओं में। और वो तालियां भी बजवा रहा था। दुख और विशेषता इस बात की रही कि कुछ 3-4 सदस्य जो है बीजेपी के भी थे, क्योंकि 70 की विधानसभा सदस्यता वाले दिल्ली विधानसभा में 66 तो इसी के थे, आम आदमी पार्टी केजरीवाल के, 4 जो है इसके भारतीय जनता पार्टी के थे। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने जरा भी उठ करके इसका विरोध नहीं किया कि ये झूठ बोल रहा है केजरीवाल। उसके झूठ को पर्दाफाश करना, उसका विरोध करने के लिए एक भी भारतीय जनता पार्टी का एमएलए या विधायक खड़ा नहीं हुआ। ये हालत है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की और उनके एमएलए की और उसके पार्टी के चरित्र की। तो हमारे देश की, हमारे आम भारतीय भाई बहनों की दुर्दशा ऐसे नहीं है। यानी हर नके पर देश विरोधी, समाज विरोधी तत्व विभिन्न रूपों में बैठे हुए हैं। तो ये दशा उसकी है। और ये जो भारतीय आवाम ताकत दल, ये लगभग 1.25 साल हो गया YouTube के संदेश के माध्यम से पूरे अपने भारतवासियों, देशवासियों के बीच में भारतीयता के माहौल को स्थापित करने के लिए और भारत और भारतीयता आधारित देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, अवाम परस्ती, मुल्क परस्ती इत्यादि को विकसित करने के लिए जो ये लगातार प्रयास कर रहा है, इसका सामना करने के लिए कोई भी भारतीय जनता पार्टी का या गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, जिसको कि हमारे भारतीय भाई बहन अभी भी उसको कांग्रेस कह रहे हैं, कांग्रेस कहना वो उचित नहीं है। उचित उसके लिए गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस ही है। तो कांग्रेस ही मान लीजिए और वाम दल जो है, इसकी इस मुहिम का सामना करने का उनके पास कोई नैतिक बल और नैतिक साहस नहीं है। जब भी वीडियो जारी होता है, इसकी जितनी भी बातें देशभक्ति के लिए, अवाम परिस्थिति के लिए, जनता के दुखों का कैसे निवारण हो, कौन कौन उसके कष्ट हैं, उसका भी वर्णन करता है, उसका भी वर्णन करता है भारतीय अवाम ताकत दल। क्या क्या
देश में जो है नफरत वो फैलाने वाले और यानी भेद विभेद करने वाले, समाज को तोड़ने वाले, समाज में हिंसा करने वाले, देश के खिलाफ गतिविधि चलाने वाले का वर्णन जो है करता रहता है, और जो है वो समझाता रहता है। और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तथ्यों की पृष्ठभूमि के सहारे इन सारी बातों पर ये जो पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी, गांधी नेहरू परिवार, चंडाल चौकड़ी, काकस, या जिसको आप लोग कांग्रेस कहते हैं, वाम दल, इस पर जो है कोई टिप्पणी नहीं। इस पर उनका कोई टिप्पणी नहीं है कि ये नहीं भाई ये सही कहा जा रहा है या गलत कहा जा रहा है या अनुचित है या उचित नहीं है या कुछ भी नहीं है। बस इसको बंद कर दो, नहीं तो तुमको देख लेंगे। और जब धमकाते भी हैं तो व्हाट्सएप कॉल करते हैं ताकि उसकी रिकॉर्डिंग भी न होने पाए। कहने का मतलब यह है कि एक वामदल है, उसका असली चरित्र तो बताया गया है कि यह चीन की फंडिंग पर, चीन के इशारे पर, चीन के एजेंडे को भारत में चला रहा है। वो भारत को अंदर से कमजोर करने के लिए। मुखौटा क्या है? गरीबों के लिए और अल्पसंख्यकों के लिए, यही उसका मुखौटा है। इसलिए किसान संगठनों में, मजदूर संगठनों में, कर्मचारी संगठनों में, चाहे वो राज्य सरकार के कर्मचारी हों, केंद्र सरकार के कर्मचारी हों, निगमों के कर्मचारी हों, अर्ध सरकारी संस्थानों के कर्मचारी हों, निजी कारखानों के कर्मचारी हों, इनमें इनकी पैठ रहती है। तो ये सब उनके मुखौटे हैं। इन मुखौटे के नीचे ये चीन के एजेंडे पर, चीन के इशारे पर और चीन की फंडिंग के आधार पर चीन के एजेंडे को ये चला रहे हैं, भारत विरोधी गतिविधि, भारत को अंदर से कमजोर करने का। और अब तो जो है जेएनपीसी भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से पैसे लेकर के राजीव गांधी फाउंडेशन के जरिए वह भी भारत विरोधी और चीन के एजेंडे को चला रही है। ये गांधी नेहरू परिवार, चंडाल चौकड़ी, काकस भी चला रही है। तो ये जो पार्टियों के जितने भी और बड़े नेता नहीं, सिखाए पढ़ाए छुट भैये आकर के ये भारतीय अवाम ताकत दल के पदाधिकारियों से व्हाट्सएप कॉल के द्वारा, ताकि उसकी कितनी धमकी देते हैं, कितना गाली गलौज करते हैं, भाषा उनकी क्या रहती है, वही गुंडा मवाली वाली जो गली कूच के रहते हैं। तो ये उनका असली चरित्र है। तो एक तो मुखौटा उनका है वामदलों का कि जो गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसान मजदूरों के लिए, लेकिन असली मुखौटा है वो चीन का एजेंडा चलाना और वो भी इस देश के खिलाफ गद्दारी करने का। दूसरा मुखौटा पहने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग राष्ट्रवाद का। मुखौटा है राष्ट्रवाद का और व्यवहार है वो गुंडों का और मवालियों का धमकी के द्वारा। और जेएनपीसी तो खैर धमकी उसका है ही चरित्र। तो ये इनका असली फितरत है। जहां तक जेएनपीसी का प्रश्न है, ये बीजेपी ये हवा उड़ा रही है कि जेएनपीसी खत्म हो गई है, जेएनपीसी खत्म हो रही है। कुछ तो बीजेपी वाले जो है इस जेएनपीसी कांग्रेस की चिंता करते हुए दिखाई देते हैं कि भाई इस कांग्रेस को भी रहना चाहिए, ये समाप्त हो रही है, यह देश के लिए अच्छा नहीं है। चैनल वाले जो इस जेएनपीसी के द्वारा या जेएनपीसी के टाउट्स के द्वारा
और उनके प्रोटीजेज और स्टूजेज के द्वारा स्थापित जो चैनल हैं, एनडीटीवी, आज तक, एबीपी न्यूज़, इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ नेशन, न्यूज़ 18 इंडिया, ये सब के सब जो है इतना दुखी और व्यग्र रहते हैं कि भाई कांग्रेस जो है कमज़ोर हो रही है, कांग्रेस कमज़ोर हो रही है। वो एनडीटीवी का दर्द देखिए, आज तक का दर्द देखिए, एबीपी न्यूज़ का दर्द देखिए, कितनी व्यग्रता है और कितनी व्याकुलता है। जबकि देश को सुकून के लिए, देश में शांति के लिए जेएनपीसी का भारत की पावन धरती से समूल समाप्ति एक प्री कंडीशन है और पूर्व अनिवार्यता है। यदि इस देश को सुकून चाहिए, शांति चाहिए, आपस में भाईचारा चाहिए और जो है अखलाक मोहब्बत चाहिए, तो जेएनपीसी का भारत की पावन धरती से उसकी समूल समाप्ति होना उसकी एक पूर्व शर्त है, पूर्व अनिवार्यता है। और उसकी चिंता बीजेपी वाले कर रहे हैं और ये चैनल वाले कर रहे हैं और मीडिया कर रहा है। तो इनका चरित्र अब देख लीजिए। अब इन चुनाव में देख लीजिए, जो ये विधानसभाओं के चुनाव हैं, चार विधानसभाओं के और एक जो है केंद्र शासित राज्य जो है पुदुचेरी के, खास करके पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है कि हिंदुत्व, हम हिंदू, हम असली हिंदू, तुम नकली हिंदू, हम बंगाल की बेटी। अब सारे देश के लोग और विशेष करके हमारे इस भारत भूमि, हमारी जो मातृभूमि भारत है, उसका बंगाल यानी भूखंड में रहने वाले हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन, ये देखें कि यह देश हमारा भारत है और वास्तविकता है कि पश्चिम बंगाल कहे जाने वाले भारत भूखंड में रहने वाले वो भारतीय भाई बहन, वो उनकी जो असली पहचान है कि वो हमारे भारतीय भाई बहन है, वो भारतीय हैं। और हर किसी को यदि कहना भी है तो वो भारत की बेटी है, वो बंगाल की बेटी नहीं है, वो भारत की बेटी है। सुभाष चंद्र बोस माने आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कभी नहीं कहा कि वो बंगाल पुत्र हैं। कभी कहा था? शहीद आजम भगत सिंह ने कभी कहा था कि वो पंजाब पुत्र हैं? आज ममता बनर्जी जैसे देशद्रोही, भारत विरोधी और भारतद्रोही ताकतें आज कर रही हैं कि हम बंगाल की बेटी। ये सरासर हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों की सरासर ये हत्या कर रही है, अपने को इस रूप में पेश करके कि वो बंगाल की बेटी है और नाम बुनाती है सुभाष चंद्र बोस का। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जो पश्चिम बंगाल कहे जाने वाले भारत भूखंड में रहने वाले हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं, वो इसको गौर से देखें। आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन वो भी देखें कि इस भारत विरोधी जो चरित्र है इसका, ममता बनर्जी का, कितना घातक है। और इसके पहले
सांप्रदायिकता के आधार पर उस समाज में एक विद्वेष, वैमनस्य, भेद विभेद। अब बीजेपी वाले कहते रहते हैं कि वो दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, फलाने पूजा, उतने डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये पता है कि सांप्रदायिक सांप्रदायिकता के आधार पर यह भेद विभेद करती है, समाज में एक नफरत ये फैलाती है और समाज को तोड़ने का समाज विरोधी, भारत विरोधी इसके कृत्य हैं, इसकी करतूतें हैं। और हमेशा जो है बांग्ला, बंगाली, इस तरह की भाई संकीर्णता आधारित मतलब कि देश को तोड़ने वाली भी इसकी वो प्रवृत्ति है। और उसकी जो बाद में जो इसके टांट्रम्स है, नौटंकी है कि उसकी चोट लग गई और विक्टिम का कार्ड खेलना, वो बहुत छोटी बात है। लेकिन जो सबसे घातक बात है कि हमारी जो भारतीय अवधारणा है, राष्ट्रीय अवधारणा है कि सभी लोग भारतीय हैं। पश्चिम बंगाल कहे जाने वाले मातृभूमि भारत के भूखंड में रहने वाले हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं, उनके बीच में कह रहे हैं कि मैं ये बंगाल की बेटी हूं। पूरे देश में जो पहचान है, जो अस्तित्व है, वो भारत का है। सभी लोग भारतीय हैं। ये दुष्टता उस गद्दार, ये घोर गद्दार जवाहरलाल नेहरू की है, जिसने भाषा के आधार पर प्रांत बनवाए। यदि सत्ता उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू के हाथ में न आती तो भाषा के आधार पर देश में प्रांत न बनते, तो न तो कोई पश्चिम बंगाल बनता, न तो कोई तमिलनाडु बनता, न तो कोई केरल बनता, न तो कोई महाराष्ट्र बनता, न तो कोई गुजरात बनता भाषा के आधार पर, न तो कोई पंजाब बनता। तो ये बंगाली, बंगाल की बेटी, सब उसी गद्दार जवाहरलाल नेहरू की देन है, जिसने भाषा के आधार पर प्रांत बनवाए। आज भाषाई कट्टरता और प्रांतिक कट्टरता दोनों भारतीय अवधारणा की और भारतीय एकता की बहुत बड़ी शत्रु बनी हुई है। और उसी के बराबर उतनी दुष्टता ये भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे हैं। एक पांथिक ध्रुवीकरण, हम हिंदुत्व के आधार पर पंथ का राजनीतिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में उसके आधार पर वोट बटोरना, ये सबसे बड़ी देश के खिलाफ गद्दारी है। जो कुछ भी है राष्ट्रीय मुद्दों पर, जो कि देश की एकता को मजबूत करता है, आपस में यानी भाईचारा को, भारतीय भाईचारा को मजबूत करता है, भारतीय जो है भ्रातृत्व को, यानी भारतीय फ्रेटर्निटी को मजबूत करता है, भारतीय सद्भाव को, गुडविल को मजबूत करता है। इसकी आवश्यकता है। हिंदुत्व की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, इस्लाम की भी आवश्यकता नहीं है। तो यह खतरनाक खेल रही है भारतीय जनता पार्टी। इसकी भी इस देश में आवश्यकता नहीं है। और देख लीजिए, वो कोई
अब्बास सिद्दीकी है, क्या बनाया है? ISF, इंडियन सेकुलर फ्रंट। और वो अब कोई वहाँ का आसाम का भी कोई है, उसका नाम भूल रहा है हमको, AIDUF करके है कोई उसकी संस्था। ये दोनों कह रहे हैं कि अब जो है इसको इस्लामिक स्टेट बनाना है। यानी इतना घोर सांप्रदायिक और घिनौने स्तर का यानी सांप्रदायिकता जो है, यानी घिनौने स्तर का वो चश्मा क्या लगा है? सेकुलर फ्रंट। तो जैसा बताया गया है कि वो जो मशीन, खतरनाक मशीन का जिसने इजाद किया था, खोज किया था, गद्दार इंदिरा गांधी ने, और सेकुलर वर्ड, सेकुलरिज्म शब्द को जो है भारत के संविधान के प्रस्तावना में माने संवैधानिक छल करके डलवाया इमरजेंसी के दौरान। तो वो खतरनाक मशीन में अब ये यानी देश विरोधी ताकत अब्बास सिद्दीकी जैसे, जो कि जिनके मन में है कि भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना है, वो इसे सेकुलरिज्म के मशीन में धुल करके देश के सामने स्वच्छ होने या स्वच्छ दिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कुल मिला, अच्छा, और उन्हीं से यानी उन खतरनाक भारत विरोधी और देश विरोधी ताकतों के साथ ही इसे GNPC का गठजोड़ भी है। तो हमारे देश के लोग देखें कि ये जो ताकतें हैं सिर्फ भारतीय समाज को कमजोर करने की तोड़ने की ये ताकतें हैं। ये कभी भी भारतीय समाज को कबूल नहीं है। इनका विनाश बहुत जरूरी है। विनाश से हमेशा भारतीय अवाम ताकत दल का तात्पर्य रहा है। विनाश मतलब कि उनको मिलने वाले समर्थन से है, कोई फिजिकल विनाश नहीं, कि उनकी मृत्यु नहीं, और उनको माने बंदूक से, तलवार से, तोप से उनका विनाश नहीं करना है, उनको मिलने वाले समर्थन से। ये विनाश का मतलब है। तो इनका विनाश जो है बहुत बहुत जरूरी है। और ऐसी ताकतें जो हमारे समाज को कमजोर करती हैं, उसको तोड़ती हैं, हमारे देश के खिलाफ जिनकी गतिविधि है और हमारे देश को कमजोर करती हैं, वह हमारे भारतीय समाज को और हमारे देश को कतई कबूल नहीं है। भारतीयता के अनुभव के लिए भारतीय अवाम ताकत दल ने जो मंत्र बताया था कि हमारे प्रत्येक देशवासी को इस अकाट्य अवधारणा को आत्मसात करना होगा कि हम भारतीय हैं शुरू से आखिर तक और हमेशा। सभी को, जो हमारे पूरे देश के करीब जो 135 करोड़ लोग हैं, सबके लिए एक अनिवार्य अवधारणा और एहसास, क्या कि हम भारतीय हैं शुरू से आखिर तक और हमेशा। इसके अलावा हमारा न तो कोई वजूद है और न ही कोई पहचान। इसको फिर से कह दे रहे हैं या बताया जा रहा है कि इस अकाट्य और परम पवित्र विचार को आत्मसात करने की आवश्यकता है, महसूस करने की आवश्यकता है, एहसास करने की आवश्यकता है कि हम भारतीय हैं शुरू से आखिर तक। हम भारतीय हैं शुरू से आखिर तक और हमेशा। इसके अलावा
हमारा न तो कोई वजूद है और न ही कोई पहचान। हम भारतीय हैं शुरू से आखिर तक और हमेशा। इसके अलावा हमारा न तो कोई वजूद है और न ही कोई पहचान। इस अमरवाणी कह लीजिए, चाहे अकाट सत्य कह लीजिए, चाहे एक यानी परम पवित्र ये अवधारणा, इसको आत्मसात करना है और इसको जो है एहसास करना है और उसको आचरण, व्यवहार और संस्कार में लाना है। और इसी को समझाने के लिए, एक और अवधारणा को समझना जरूरी है। क्या है अवधारणा? कि हमारे हिंदू होने पर या हमारे मुस्लिम होने पर या हमारे ईसाई होने पर या हमारे सिख होने पर इत्यादि होने पर इत्यादि, इसी प्रकार। और इसी तरह से हमारे क्षत्रिय होने पर, हमारे ब्राह्मण होने पर, हमारे वैश्य होने पर, हमारे यादव होने पर, हमारे या शेड्यूल कास्ट होने पर इत्यादि होने पर इत्यादि। और इसी तरह से हमारे बंगाली होने पर, हमारे तमिल होने पर, हमारे केरलाइट होने पर, हमारे पंजाबी होने पर, हमारे गुजराती होने पर, हमारे उड़िया होने पर, हमारे असमिया होने पर इत्यादि पर गर्व करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लोग कहते हैं ना कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम मुस्लिम हैं, गर्व से कहो हम क्षत्रिय हैं, गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं, गर्व से कहो हम बंगाली हैं, गर्व से कहो हम तमिल हैं, गर्व से कहो हम जो है पंजाबी हैं, गर्व से कहो हम सिख हैं। तो भारतीय ताकत दल सिखा रहा है कि इन सभी पर गर्व करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? कि ये सभी जो हमारा भारतीय कद है या जो पहचान है, तो भारतीय कद या पहचान के आगे ये सभी जो है बहुत ही छोटे, बहुत ही तुच्छ और बहुत ही बौने हैं। इसलिए इन पर गर्व करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसको भी समझने की जरूरत है। तो ये दो बातें हमारे हर एक भारतीय भाई बहन, इस देश के 135 करोड़ लोग जो इसका एहसास करें और इसका प्रचार करें, यही निवेदन है। तो अभी इस जो है परिप्रेक्ष्य में और अच्छा, यही जज्बा जो है हमारे उन अमर शहीदों का था, जिन्होंने इस देश की आज़ादी की खातिर अपने प्राण सहित सब कुछ भारत माता की बलिवेदी पर न्यौछावर कर दिया। आज उसी जज्बे की परम आवश्यकता है हर एक भारतीय भाई बहनों के जहन में। तभी इस देश में लोगों के बीच में सुकून आएगा, सद्भाव आएगा, वो भ्रातृत्व आएगा, फ्रेटर्निटी आएगी, वो सद्भाव, गुडविल आएगा, भाईचारा आएगा। तो अब जिसकी आवश्यकता इसकी है, और ये सब कर क्या रहे हैं? ठीक इसके उल्टा, इसी को नष्ट करने के लिए जितनी भी पार्टियां हैं, जेएनपीसी को ले लीजिए, वाम दलों को ले लीजिए, और जेएनपीसी वाम दल वाले जो है वो फुरफुरा वाले कौन है, अब अब्बास सिद्दीकी, आईएसएफ, जो कि कहता है कि हम जो है इस्लाम की स्टेट बनाएंगे, ये भी, और जो असम वाला को जो AIUDF करके है, और वो भी जो है उसी जो खतरनाक सेकुलरिज्म की जो मशीन है उसमें धुल करके स्वच्छ दिखाना चाहता है स्वयं को, या स्वच्छ दिखना चाहता है। तो ये सब खतरनाक ताकतें हैं इस देश की, और देश को कतई कबूल नहीं, हमारे भारतीय समाज को कतई कबूल नहीं है। इसलिए जो सबसे शांतिपूर्ण और प्रभावकारी रास्ता है, विकल्प है, नोटा। तो नोटा को हमारे आदरणीय माने मतदातागण, भारतीय भाई बहन
असम विधानसभा के, पश्चिम बंगाल विधानसभा के, केरल विधानसभा के, तमिलनाडु विधानसभा के, पुदुचेरी विधानसभा के। तो ये सभी विधानसभाओं के आदरणीय मतदातागण, भारतीय भाई बहन, ये अच्छी तरह से अपने मन में बिठा लें, समझ लें कि इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए सारी हकीकतों और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जो कि भारतीय औपताकत दल तरह तरह से बताने की कोशिश कर रहा है, तो इसका विकल्प, इसका रास्ता, इसका हल सिर्फ नोटा नोटा नोटा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। सिर्फ समाज को तोड़ना इन सबों का धंधा रह गया है। बंगाल की बेटी, हम हिंदू हैं तो इसलिए ये हिंदू लोग इनको वोट दें। और इतना ही नहीं, पूरा माहौल, मीडिया का भी माहौल, इन सबों के शर्म में ना, तो कितना घिनौना लगता है जब कोई कहता है कि मैंने बंगाल में इतने हिंदू वोटर हैं, इतने मुस्लिम वोटर हैं। बहुत ही गंदा लगता है। संविधान का आदेश है कि हम भारत के लोग, हमारे अमर शहीदों ने जो है सबको भारतीय माना और सबको भारतीय समझने की जरूरत है। इसके विपरीत ये कहते रहे कि ये हिंदू, इतने मुस्लिम, इतने ठाकुर, इतने ब्राह्मण। इसका अंत होना चाहिए। इसका अंत हुए बगैर जो है इस देश को और हमारे भारतीय भाई बहनों को और हमारे भारतीय भाई बहनों के बीच में चैन सुकून आ नहीं सकता। तो अब कोई कह रहा था कि सभी कहते रहते हैं कि कांग्रेस जो है वो कमजोर हो रही है। कांग्रेस कमजोर नहीं है, उसकी जड़ें अभी भी कई रूपों में हैं। है क्या कि ये जो ये कुनबा है जीएनपीसी का, जिसको आप लोग गलती से कांग्रेस कर रहे हैं, कोई आइडियोलॉजी के आधार पर कोई बोलते हैं ना विचारधारा है, जीएनपीसी की कोई विचारधारा है ही नहीं। सिर्फ उसकी एक ही रणनीति है, इस देश को लूटना और इस देश को कमजोर बनाना और अपनी आवाम को कमजोर बनाना, बांट करके सारी संस्थाओं को बंधक बनाना और इस देश को लूटना और देश के साथ गद्दारी करना। ये इसका वो चरित्र है। तो हाँ, जब सत्ता रहती है, अच्छा, तो जितने भी लोग इसमें शामिल हैं जीएनपीसी में, और जितने भी लोग इससे जुड़े हैं, वो सिर्फ धंधेबाजी। हर एक कोई जो जीएनपीसी का जो नेता होगा, जैसे कमलनाथ है, दिग्विजय सिंह है, मनीष तिवारी है, वो अमरिंदर सिंह वगैरह हैं, कुछ सब देख लीजिए। सबके अपने अपने धंधे और ठीके, वो ठीके करोड़ों से शुरू होते हैं, अरबों खरबों तक के वो ठीके चलते रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। तो धंधेबाजी। तो जब ये सत्ता जब इनके हाथ में सत्ता रहती है, तो ये सारे धंधे जो है, इनके ठीके और इनकी धंधेबाजी जो है, उसी सत्ता के संरक्षण में चलती है, देश को लूटने के लिए। अब चूंकि काफी राज्यों में और केंद्र में इनकी सत्ता नहीं है, तो वो धंधेबाजी और वो जो है वो ठेकेदारी में काफी कमी आ गई है। तो उसी धंधेबाजी के अभाव में, ठेकेदारी के अभाव में, ये जितने भी वो कांग्रेसी हैं वो छोड़ के जा रहे हैं। जैसे अभी वो चाको छोड़ दिया वहाँ का केरल वाला, और मुंह से
तो कुछ भी करना है तो बोल दिया कि अब ये राष्ट्रवादी नहीं है। जब तक उनकी धंधेबाजी चल रही थी, ठेकेदारी चल रही थी, तो तब तक ये कांग्रेस जो है वो राष्ट्रवादी थी। और आज जब जो है जब सत्ता नहीं है और जो है उनकी ठेकेदारी बंद हो रही है, धंधेबाजी बंद हो रही है, तो राष्ट्रवादी नहीं है। तो इस प्रकार से कुछ भी कह देना, कुछ भी वो माने बात बना देना, तर्क दे देना, इन सबों की तो फितरत है। हमेशा झूठ बोलना, अफवाह फैलाना, कुतर्क देना, इन सबों का डीएनए में है। और जहाँ तक कि ये जो माने जो परिवार है, जिसे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इनके तो धंधे चल रहे हैं। इनके धंधे तो मोदी जी चलवा रहे हैं। अब जैसे बताया गया था कि सोनिया गांधी का 4000 क्लस्टर बसें उसकी वो चलवाई जा रही हैं केजरीवाल के द्वारा दिल्ली में। तो चलवा कौन रहा है? वो केजरीवाल। और जानकारी किसको है? मोदी जी को। और इस प्रकार से और भी व्यापारिक प्रतिष्ठान जो है वो मोदी जी की सरकार के द्वारा या मोदी जी के संरक्षण में चल रही है। लेकिन मोदी जी यानी जीएनपीसी के या कांग्रेसियों के सभी के धंधे चलवाएं, ऐसा तो कोई आवश्यक नहीं है। अधिक से अधिक जो है ये यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के धंधे ये चलवा सकते हैं। तो उनको तकलीफ बस यही है उन कांग्रेसियों को कि भाई ये चूंकि सत्ता नहीं है, तो उनके बाकी जो और भी उनके जो चंगू मंगू हैं और जो उनके नेता लोग हैं, उनकी धंधेबाजी और उनकी ठेकेदारी बंद हो गई। इसलिए जो है एक एक करके जो है वो छोड़ के जा रहे हैं। तो सवाल इस बात का है कि इस तरह के संगठनों का क्या देश को आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। और यही नहीं, सत्ता प्राप्ति के लिए ये जीएनपीसी जो है क्या नहीं कर सकती, क्या नहीं करती है। जरा वो नजारा देखिए। 2014 के बाद जब भी इसको मौका मिला, सीए का जब कानून बना सीए वाला या नागरिक संशोधन वाला कानून, हमारे पूरे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को, अब बताइए, इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों जो समाज है, कम से कम पूरी जो भारत की आबादी का 1/5 है, यानी 20% है, उसको ये हमेशा जो है मैंने अफवाह के द्वारा, झूठ बोल करके और निरा झूठ बोल करके हमेशा अफवाह का शिकारी बनाते हैं और उसको अपने मंसूबों को पूरा करने का हथियार भी बनाते हैं कि यदि इन्हीं के द्वारा जो है वो मैंने आंदोलन और हिंसा, विप्लव, विध्वंस फैलवाएंगे तो इससे कई उनकी दृष्टिकोण में कई लाभ हो जाएगा कि यानी शेष जो भारतीय समाज है उनकी आंखों में ये चढ़ जाएंगे कि भाई देखिए कि ये हमेशा देश विरोधी गतिविधियों में हमेशा ये संलिप्त होते हैं। तो इससे जो है भारतीय समाज में भेद विभेद फैलेगा, नफरत फैलेगी। तो यही तो एजेंडा है, इस देश में भेद विभेद फैले, नफरत फैले और ये भारतीय समाज कमजोर हो, यही एजेंडा है जेएनपीसी का। तो इसीलिए जो है वो इस इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज को जब भी कोई ऐसा अवसर आता है, हमेशा झूठ के द्वारा, अफवाह के द्वारा और कुतर्कों के द्वारा इनको उसका वो शिकार बनाते हैं और इनको जो है
अपने मंसूबों को पूरा अपना मंसूबा क्या है कि देश में अस्थिरता, हिंसा, आंदोलन, तोड़फोड़ के द्वारा जो है देश को झोंकना और फिर जो है सत्ता वापसी की या सत्ता को हथियाने की साजिश करना, यह है जेएनपीसी का मंसूबा। तो इनका इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए तो जो है वो सोनिया गांधी ने भड़काया रामलीला के मैदान से, बोला कि अभी भी घरों में क्यों बैठे हो, घरों में बैठने वाले जो है घरों में बैठने वाले कार्य कहलाएंगे, घरों से बाहर निकलो, सड़कों पे आओ, आंदोलन करो। और अपरोक्ष रूप से उसने भड़काया कि आकर के वो हिंसा फैलाओ, तोड़फोड़ करो, आगजनी करो और देश को अस्थिरता के आग में झोंको। ये भड़काया था सरेआम रामलीला, मैंने दिल्ली के रामलीला मैदान से ये गद्दार सोनिया गांधी ने। और ऐसा ही इसी तरह से ये भी भड़काया था जो गद्दार राहुल गांधी भी, और उसी प्रकार जो है ये गद्दार प्रियंका गांधी ने भी जो है इस समाज को भड़काया था। तो जेएनपीसी की ये सब गद्दारों ने वो भड़काया हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज को। और फिर हिंसा वो किसने कराई? उसी का जो अवतार है केजरीवाल। तो केजरीवाल ने अपने ताहिर हुसैन और जो है अमानतुल्लाह के द्वारा वो हिंसा करवाई। और ताहिर हुसैन की वो हिंसा तो लोगों ने देखा होगा कि जो ऑफिसर को खींच करके जो है 4.5 से या 5 से चाकू के द्वारा। तो ये सब कराने वाले कौन है? केजरीवाल। किसके द्वारा? अमानतुल्लाह और ताहिर हुसैन। तो मोदी जी क्या करते हैं, सिर्फ अमानतुल्लाह और ताहिर हुसैन को तो बस वो लटका देंगे, उनके खिलाफ तमाम इंक्वायरी, लेकिन जो करवा रहा है वो केजरीवाल को बचा लेंगे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अपने गोद में बैठाकर बचा लेंगे। ये गद्दारी है मोदी जी की और बीजेपी वालों की। यही देश को जानना चाहिए। इसलिए किसी भी हालत में बीजेपी जो कि ये सारी करतूतें जो है राष्ट्रवाद का मुखौटा पहन करके कर रही है। आगे भी बताया जाएगा कि अगले एपिसोड में कि जब किस प्रकार जो है जब देश में हिंसा फैलती है, देश जो है वो माने अस्थिरता के दौर से गुजरता है, उसी समय ये साजिश करती है जेएनपीसी सत्ता वापसी की या सत्ता हथियाने की। तो इसका इतिहास रहा है। तो ये सारी ताकतें जो है देश को हरगिज कबूल नहीं है। इसलिए भारतीय उपताका दल की हमारे पूरे देश के जो आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं उनसे, और विशेष करके जो इसमें विधानसभाओं के चुनाव हैं, इन चार राज्य विधानसभाओं के असम विधानसभा, पश्चिम बंगाल विधानसभा, केरल विधानसभा, तमिलनाडु विधानसभा और पुदुचेरी विधानसभा के आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहनों से विनती है, प्रार्थना है भारतीय अवाम ताकत दल की कि इन सारी परिस्थितियों का आकलन करते हुए, सारे तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए ये मन में ठाने
कि इस देश के सुकून के लिए और इन शक्तियों से निजात पाने के लिए सिर्फ नोटा के मंत्र को याद रखें और उसको साकार करें, जो है मत पेटी पर, और सिर्फ नोटा दबाएं। नोटा को भूलें नहीं। सुनने में आया कि नोटा के खिलाफ जो है, जो बीजेपी वाले जो सुप्रीम कोर्ट में कोई जनहित याचिका की है, तो ये एक अच्छी खबर है कि नोटा से ये घबराना शुरू किए हैं। कोई बात नहीं है, तो सिर्फ घबराने से ही काम नहीं चलता। नोटा जो बिल्कुल वो प्रभावकारी रूप में इनको नष्ट में नाबूद कर दे, ये हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों का, हमारे सभी आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहनों का लक्ष्य होना चाहिए कि इनको नोटा के जरिए नष्ट में नाबूद करना है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।